नमस्कार सभी को। द हिस्ट्री हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक के ऊपर जो इतिहास प्रश्न पत्र में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं पुराने, उन सभी को लेके आए हैं और जो आगामी प्रश्न पत्रों में भी काम में आ सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? ऑप्शन ए है आमरी, बी है बनावली, सी है लोथल, डी है रंगपुर। ये प्रश्न यूजीसी नेट द्वारा 2019 में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, हड़प्पन स्थलों में जो भी मनके बनाने वाली कार्यशाला है वो एक बनावली, लोथल और चन्हूदड़ो, इन तीनों जगहों पर मिली है। यानी हमारा संयुक्त रूप से बी और सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो दो स्थायी उपहार प्रदान किए वे क्या थे? पहला है गेहूं और कपास की खेती, दूसरा है गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, तीसरा है ताम्र कांस्य आंगलन पद्धति, डी है सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी, जी नहीं, आरपीएससी में नहीं पूछा गया था ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी हिस्ट्री 2020 के पेपर में। टीजीटी हिस्ट्री 2020 के पेपर में पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं और कपास की खेती। जो हड़प्पा सभ्यता की जो मानव थे, उन्होंने हमें एक स्थायी उपहार के रूप में प्रदान किए, जो आज हम हड़प्पा काल से लेकर आज भी गेहूं और कपास की खेती विस्तृत रूप से हो रही है। इसी के साथ साथ हमें पता है कि उन्होंने जो धान, सरसों, लाही, तिल, मटर, बाजरा, ज्वार आदि कृषि जो फसलें हैं उनका भी हमें ज्ञान प्रदान किया है उन्होंने। और इसमें जो गेहूं की दो महत्वपूर्ण प्रजातियां जिनका जिक्र हुआ है वो है गेहूं की, एक तो है ट्रिटिकम, दूसरी है कंपैक्ट्स। ये दो प्रजातियां जो गेहूं की मिली हैं हमें। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तर पश्चिमी, डी दक्षिण पूर्वी। टीजीटी हिस्ट्री 2010 के पेपर में पूछा गया सवाल है और जैसा कि हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो ये भाग है, नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट, यानी उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। तो ये उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी इनमें से 3 धातुओं का ज्ञान था, एक धातु का नहीं था। तो हमें पता है कि लोहा जो है वो 600 बीसीई के या ईसा पूर्व के समय से हमें लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहाँ से महाजनपद काल प्रारंभ होता है। उससे पहले हमें लोहे का ज्ञान नहीं था। बात करते हैं अपन C14 जो कार्बन डेटिंग है, उससे जो हड़प्पा की का काल हमें पता चलता है वो है 1320 ईसा पूर्व से 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इस समय सोना, चांदी और तांबे का हमें ज्ञान प्राप्त था। लोहा उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न वैसे टीजीटी हिस्ट्री 2010 में, पीजीटी हिस्ट्री 2011 में 2 बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल, डील यानी कुबड़ वाला बैल जो था वो था देशी पशु था, विदेशी पशु था, पवित्र पशु था या बलि वाला पशु था? तो बात करें हमने उसके एक श्रृंगी पशु का जिक्र आता है, वो एक पवित्र पशु के रूप में उसका जिक्र किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पवित्र पशु। अगले प्रश्न की ओर। ये टीजीटी हिस्ट्री 2005 में पूछा गया था। अगले प्रश्न, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे? ए पत्थर से, बी मिट्टी से, सी कच्ची ईंटों से और डी पक्की ईंटों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पक्की ईंटों से। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि वहाँ
पक्की ईंटों का प्रयोग है, यानी ईंटों को पकाया जाता था। बात करें समकालीन मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता में, जहाँ पे हमें पूरा पिरामिड देखने को मिलता है, लेकिन वो भी कच्ची ईंटों का था। तो एक सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि वहाँ पे हमें पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई है। ये भी प्रश्न टीजीटी हिस्ट्री के 2005 के पेपर में पूछा गया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया तथा हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? ए ग्रिफिथ, बी प्रिंसेस, सी व्हीलर, डी मैक्स मुलर। ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री के 2004 के प्रश्न पत्र में आया है। बात करें, ये एक हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है, हिस्टोरियोग्राफी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करते हैं, इसका सही जवाब होगा व्हीलर ने कहा कि आर्य पश्चिमोत्तर भारत में आए, पश्चिमोत्तर भारत से आए और उन्होंने हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बात करें हड़प्पा के बाद में वैदिक काल आ जाता है, जहाँ पे आर्य आते हैं। ये लगभग 2000 ईसा पूर्व की, जब एक समृद्ध हड़प्पा का फेज चल रहा था या मैच्योर हड़प्पा का फेज चल रहा था, उसी के साथ हम देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता आ जाती है। तो इन बिटवीन इस समय के कुछ ऐसे उदाहरण मिले जिनके कारण व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा संस्कृति को पश्चिमोत्तर भारत से आए आर्यों ने नष्ट किया। ऐसे क्या थे? बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से हमें अवशेष मिलते हैं, कुछ कंकाल, हड्डियां, जो सार्वजनिक रूप से सड़कों पे और इन पे बिखरी हुई थी और उनका एक विधिवत अंतिम संस्कार भी नहीं किया हुआ था। तो मोहनजोदड़ो से जो मिली है अवशेष हैं, वो हड्डियां, वो कंकाल जो सार्वजनिक रूप से सड़कों पे मिले हैं, उनको माना गया कि ये किसी आक्रमण के द्वारा हुआ है। और उसी के बाद में है हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया और एक दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता का उत्थान हुआ। तो इसी कार्य को देखते हुए या इसी तथ्य को देखते हुए व्हीलर साहब ने आर्यों को बताया कि ये भारत के पश्चिमोत्तर से आए और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया, क्योंकि इसी समकालीन समय में पश्चिमोत्तर भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कुछ विभिन्न जातियां थी, उनका भी आवागमन हो रहा था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानागारों नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। ये कथन किसका था? यह भी हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है, जिसमें है ए जॉन मार्शल, बी मोर्टिमर व्हीलर, सी एच डी संकालिया, डी ए एन घोष। और ये नेट के 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा गया सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा ए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने जो थे वो 1922 से लगभग 30 के समय, 22 से 30 तक एएसआई, जो भारतीय एएसआई पुरातत्व विभाग है, उसके निर्देशक रहे और इन्हीं के निर्देशन में मोहनजोदड़ो का 1922 में राखल दास या जो आर डी बनर्जी थे, उन्होंने इसकी खोज की। उसमें विभिन्न चीजें मिली हैं। हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे स्नानागार मिले हैं, स्नानागार हैं, अन्नागार हैं, बड़े आवास हैं और इसी के साथ हमें अनेक मूर्तियां भी मिली है। और ये जो उन्होंने बताया है कि प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया, या उसमें ऐसा कोई नहीं मिला, तो ये जो कथन कहा गया है, ये इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जो 1931 में आई, मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस वैली, दी इंडस सिविलाइजेशन। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि मिस्र, मेसोपोटामिया, एक मिनट, नहीं हो रहा है ये, एक मिनट, कैसे नहीं होगा। हाँ, ये 1931 के अंदर आई थी। इसके अंदर उन्होंने बताया कि ऐसा कोई उदाहरण हमें नहीं देखने को मिलता है और स्नानागार को में
वाटर प्रूफिंग की भी टेक्निक थी। और ये एक समकालीन विश्व के लिए एक आश्चर्यजनक एक उदाहरण था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 10 भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें ए है कोटदीजी, बी है जोरवे, सी है मालवा, डी है कायता। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले कोटदीजी, उसके बाद में है कायथा, उसके बाद में आएगी मालवा और सबसे बाद में आएगी जोरवे। तो ये हो जाएगा ए, डी, सी और बी, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही इसका आंसर होगा। और ये भी नेट के 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा गया सवाल है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 11 सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ए राखलदास बनर्जी, बी अलेक्जेंडर कनिंगम, सी चार्ल्स मेसन, डी रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये DSSB के 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने वर्ष 1826 के अंदर खुदाई करी और कुछ वो रेलवे ट्रैक की खुदाई कर रहे थे। उस समय रेलवे ट्रैक बना रहे थे, उसी समय उनको पंजाब पाकिस्तान के साहिवाल जिले में ये अवशेष प्राप्त हुए। और बात करें चार्ल्स मेसन की, वो तो चार्ल्स मेसन के बारे में वो एक मुद्रा शास्त्री भी थे, पुरातत्वविद थे। और इसी के साथ साथ वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनमें एक सैनिक थे। सैनिक के साथ साथ एक स्वतंत्र खोजकर्ता भी थे। और उन्हीं के द्वारा ये हमें आधुनिक जो खंडर है सिंधु घाटी सभ्यता के, उनका एक आधुनिक विवरण प्रदान किया गया था। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभक्त किया गया है? ए कालीबंगा, बी सुरकोटड़ा, सी धोलावीरा, डी हड़प्पा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग 3 एग्जामों में तो पूछा ही गया है। RPSC लेक्चरर के PGT हिस्ट्री UPPCS 2009, 13 और 16 के अंदर पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो गया धोलावीरा। धोलावीरा का जो नगर है वो 3 भागों में, एक गढ़ी है, एक मध्य भाग है और तीसरा निचला नगर है। इन तीनों भागों में विभाजित किया गया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थलों खोजने वाला कौन था? ए रेमंड आलचिन, बी अहमद हसन दानी, सी रफीक मुगल, डी WS वाकड़कर। और ये RPSC कॉलेज लेक्चरर के 2016 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रफीक मुगल। रफीक मुगल थे, उन्होंने मोस्टली पाकिस्तान के जो चोलिस्तान या रेगिस्तान या जहाँ पे बात आती है सरस्वती नदी या उसके आसपास के जो पाकिस्तान के अंतर्गत खोजे गए, तो बड़ी संख्या में सैंधव स्थल रफीक मुगल ने ही पाकिस्तान या सरस्वती नदी के किनारे खोजे हैं। अगले प्रश्न की ओर। 14, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है? ए चालकोलिथिक, बी वैदिक, सी मौर्य, डी मगध। और ये DSSB PGT 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चालकोलिथिक। उसी के बाद में वैदिक सभ्यता आती है। ये एक ताम्र यानी जहाँ पे तांबा और पाषाण दोनों का संयुक्त रूप से यूज हो रहा था। ये उस समय का पीरियड है जो हड़प्पा संस्कृति के बाद में आता है। उसके बाद में वैदिक काल शुरू होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। ए भगतराव, बी राखीगढ़ी, सी आलमगीरपुर, डी मैगम। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा, यह है दक्षिण से उत्तर की ओर। पिछली बार हमने देखा था उत्तर से दक्षिण की ओर हमें भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करने का प्रश्न आया था। इस बार ये दक्षिण से उत्तर की ओर करने का प्रश्न आया है। तो सबसे पहले होगा भगतराव, उसके बाद में होगा मैगम, उसके बाद में होगा राखीगढ़ी, सबसे अंत में होगा आलमगीरपुर। भगतराव और मैगम ये दोनों गुजरात में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है हिंडन नदी के किनारे। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है, ये पूर्वी नगर है। मैगम भी गुजरात के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले हो जाएगा ए, उसके बाद में हो जाएगा डी, फिर होगा बी और अंत में होगा सी। ए डी बी सी। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये RPSC कॉलेज लेक्चर 2016 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16, इनमें से कौन सा लोथल और चौंदड़ो स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत उद्यम है? उद्यम का मतलब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और इसमें है ए जहाज निर्माण, बी मणि निर्माण, सी बुनाई, डी धातुकर्म। तो हमने पहले प्रश्न में भी देखा था कि जहां पे लोथल और चौंदड़ो का नाम आ रहा है, इन्हीं के साथ साथ एक बनावली भी था, वहां पे मनकों का काम हो रहा है, मनकों का निर्माण हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणि निर्माण। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये D++B और TGT हिस्ट्री 2 बार पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है हड़प्पा वालों की आयात करने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? ए धातु तथा कीमती नग, बी खाद्य सामग्रियां, सी वस्त्र और डी मिट्टी के पात्र। ये D++B PGT के 2015 के पेपर में पूछा गया सवाल है। इसका सही आंसर होगा धातु और कीमती नग। ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि वो हड़प्पा वाले सबसे ज्यादा धातु और कीमती नगों का आयात करते थे। धातु में बात करें तांबा आता था खेतड़ी राजस्थान से, ये झुंझुनू जिले के अंदर है, राजस्थान के अंदर। साथ ही अफगानिस्तान से भी आयात हो रहा था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल प्रश्न है ये D++B PGT के 2015 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ए सतलज, बी व्यास, सी रावी, डी सिंधु। तो हम सभी को पता है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पे है। 1922 के अंदर इसकी खुदाई RD बनर्जी द्वारा की गई। और भी बहुत बातें हैं जो हमने पिछले प्रश्नों में मोहनजोदड़ो के बारे में जानी है। कुछ ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे सिंधु की नदी पे मोहनजोदड़ो स्थित था, 1922 में इसकी खुदाई की, RD बनर्जी द्वारा इसकी खुदाई की हुई है। यहाँ पे स्नानागार, अन्नागार आदि चीजें हमें प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, हड़प्पा की ईंटों की माप का अनुपात है? ए 1:2:3, बी 1:2:4, सी 1:3:4, डी 1:2:5। और ये D++B PGT के 2015 के प्रश्न पत्र में पूछा गया सवाल है। इसका सबसे सही जवाब होगा बी 1:2:4। ये हड़प्पा की ईंटों का माप था। ये उनके द्वारा यूज की गई ईंटों का एक सटीक माप था, जो उनके द्वारा जब तक उनकी सभ्यता रही तब तक यूज में आया हुआ है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, यहाँ पे हमें खाली भरना है। यह सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। तो ए जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे, बी मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे, सी उपरोक्त दोनों, डी मुर्दों को बैठे हुए आसन पर ही दफनाते थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये D++B PGT 2019 में पूछा गया सवाल है। और इसका सही जवाब होगा कि उत्तर दिशा में उनका सिर होता था और दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही सही बात है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्नलिखित में कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये RPSC 2018, UPPCS प्रीलिम 2003 और 2004 3 बार पूछा गया सवाल है। इसमें ए है हाथी, बी गेंडा, सी बाघ, डी बैल। तो हमें पता है कि हाथी प्राप्त उस मोहर में दिखाई देता है, गेंडा की भी आकृति दिखाई देती है, बाघ की भी दिखाई देती है, हमें बैल का उसके अंदर कोई उत्कीर्ण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी बैल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हमने पीछे कुछ 2 प्रश्नों में हमने बात की है कि मोहनजोदड़ो से हमें वृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब मोहनजोदड़ो हो जाएगा, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल नहीं होगा। ये प्रश्न MP असिस्टेंट प्रोफेसर के 2017 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, अंगांकित में से कौन सा युगम सुमेलित है? ए हड़प्पा गोदीवाड़ा, बी लोथल मंदिर नुमा संरचना, सी सुरकोटड़ा घोड़े के अवशेष, डी मोहनजोदड़ो कब्रिस्तान H। और ये भी MP असिस्टेंट प्रोफेसर के 2017 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरकोटड़ा। जहाँ पे सुरकोटड़ा की बात आती है वहाँ पे हमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही दिखाई देता है कि वहाँ पे घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। और अगर घोड़े के अवशेष के बारे में कोई सा भी प्रश्न आता है तो उसका सही जवाब होगा सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा के अलावा हमें कहीं पर भी घोड़े के अवशेष देखने को नहीं मिले हैं। और बात करें सुरकोटड़ा की, तो ये इसका नगर 2 भागों में विभाजित था, एक गढ़ी था और एक निचला नगर था। निचला नगर अथवा आवास क्षेत्र हुआ करता था। और यहाँ पे हमें कलश समाधान भी, उसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर।
24 मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है, कौन सा है? मोंटगेमरी है, लाहौर है, लरकाना है या लायलपुर है? और ये UKGIC जो एक लेक्चर का एग्जाम होता है 2018 में पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा लरकाना। ये मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान की सिंध प्रांत के अंदर लरकाना है, वहां पे मोहनजोदड़ो लरकाना जिले के अंदर स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 25 हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के अतिरिक्त साक्ष्य को दर्शाता है? ए हड़प्पा, बी धोलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। और ये नवोदय विद्यालय समिति PGT के 2019 में पूछा गया प्रश्न है। भूकंप का जहां पे भी बात आता है तो सबसे पहले भूकंप के हमें प्राचीन अवशेष कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 26 सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस प्रकृति थी, उसका नेचर कैसा था? तो ए आद्य शहरी, बी शहरी, सी शहरी ग्रामीण, डी ग्रामीण। ये भी नवोदय विद्यालय समिति PGT के 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो बात करते हैं, इसका सही जवाब होगा शहरी। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता शहरी प्रकृति की थी, क्योंकि जो हमें उस समय की समकालीन उस समय के जो भी अवशेष प्राप्त हुए खुदाई में, और वहाँ के नगर, उनके स्नानागार, उनके अन्नागार, उनका रहने का सारा विवरण जो भी हमें प्राप्त होता है उससे पता चलता है कि वो एक शहरी सभ्यता थी। अगले प्रश्न की ओर, मोहनजोदड़ो के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी 6 व 10 मीटर, 7 व 11 मीटर, 8 व 12 मीटर, 10 व 14 मीटर। ये केंद्रीय विद्यालय समिति PGT के 2018 के प्रश्न में पूछा गया सवाल था। इसका सही जवाब होगा 7 व 11 मीटर। ये मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी वहाँ का उनका डायमीटर था कि कितनी चौड़ी थी, और 7 व 11 मीटर सबसे चौड़ी सड़कों में आता था मोहनजोदड़ो में। और वहाँ पे एक दूसरे को समकोण पे काट रही है, और जो चौराहा बन रहा है उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी उसको संज्ञा दी गई है, ऑक्सफोर्ड सर्कस। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले प्रश्न की ओर, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किन की जानकारी नहीं थी? ए ढेकली, बी कुआ, सी नहर, डी कुएं पर पुल्ली। बात करें ढेकली यानी बांध, कुआ, नहर और कुएं पर पुल्ली, ये KVS PGT 2018 के प्रश्न में पूछा गया सवाल है। तो हमें पता है कि उनको नहर की जानकारी नहीं थी, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी पर बांध का भी अवशेष मिलते हैं, कुएं के भी घरों से अवशेष प्राप्त होते हैं, कुएं पर पुल्ली के भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। नहर का कोई अवशेष हमें नहीं मिला है, तो नहर सही आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 29 किस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालगाट, बात करें जहाजी मालगाट यानी डॉकयार्ड, कहाँ पे है? ए सोरतगोई, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी कालीबंगा। ये PGT 2016 के प्रश्न में पूछा गया सवाल है। तो हमें पता है कि लोथल से हमें डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 30 हड़प्पाकालीन नगरों में किन स्थानों पर हल से जोता गया खेत मिलता है? ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी बनावली, डी देसलपुर। ये भी PGT 2016 के प्रश्न में पूछा गया सवाल था। इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। कालीबंगा से जो हमें अवशेष मिले हैं वो हल से जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, और कालीबंगा राजस्थान के अंदर स्थित है। अभी बात करी थी हमने, अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। सही जवाब होगा कालीबंगा। अगर आपको ये अच्छा लगे सेशन तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।